हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि सर फिजिक्स। मैं हूं रविराज सिंह, बच्चे मुझे रवि सर बोलते हैं। आज हम लोग क्लास 11 की फ़िज़िक्स को पढ़ने वाले हैं। वैसे इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 और क्लास 12 दोनों की फ़िज़िक्स पढ़ाई जाती है। आज हम लोग क्लास 11 की फ़िज़िक्स को पढ़ेंगे। क्लास 11 की फ़िज़िक्स स्टार्ट हो गई है और क्लास 11 की फ़िज़िक्स के कुछ वीडियो हम लोगों ने बना भी लिए हैं। 2 वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए हैं। प्यारे बच्चों, मैं सभी को बताना चाहता हूं कि ये जो चैनल हम लोगों ने चलाया है और इसमें क्लास 11 की फ़िज़िक्स जो पढ़ाई जा रही है, ये क्लास 11 की फ़िज़िक्स ही नहीं आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। आपको क्लास 11 की पूरी फ़िज़िक्स के साथ साथ क्लास 12 में जब आप लोग पहुंचेंगे नेक्स्ट ईयर, तो क्लास 12 की फ़िज़िक्स को प्रॉपरली पढ़ाया जाएगा। और आपका जब 12th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम होगा तो उसमें हाईएस्ट मार्क आप लोगों को आएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो मेरा ये जो टारगेट है वो गोल ये है कि आप लोगों को 12th तक 11th से लेकर के 12th तक ले जाया जाए और 12th में बहुत ही अच्छे नंबरों के साथ आपको पास कराया जाए। तब तक रुकना नहीं है जब तक कि आपके अच्छे नंबर 12th क्लास में नहीं आते हैं। और 12th क्लास में नंबरों के साथ साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं तो फिर देर किस बात की है। आप सभी हमसे जुड़ जाइएगा और हमारा जो गोल है 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से आप लोगों को पास कराना, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास कराना। लंबा समय है, 2 साल का समय है, तो हम उसको प्रॉपरली धीरे धीरे फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं उनके कंसेप्ट को समझते हुए, न्यूमेरिकल को समझते हुए आगे की ओर बढ़ते चलेंगे। आप लोगों को भरोसा रखना है और हम आप लोगों तक लगातार फिजिक्स के कंसेप्ट पहुंचाते रहेंगे और आप लोग वीडियो के माध्यम से कंसेप्ट समझते रहें और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करते रहें। हम भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे, उसके साथ साथ आप उनको रिवाइज करते रहें। उसके साथ साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और लाइक शेयर करना भी ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा 11th क्लास के बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी का भला हो सके। क्योंकि इस समय कोरोना नामक महामारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, जिसकी वजह से सारे कोचिंग संस्थान और स्कूल बंद हैं। जो भी कुछ है वो एक ही संसाधन है मेरे पास, ऑनलाइन। तो इसलिए आप सभी के सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन में हम इसका अपना मोबाइल नंबर दे दिया गया है और उस मोबाइल नंबर पर अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है समझने में, तो कॉल करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर आप डिस्क्रिप्शन में आपको देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको मटेरियल की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए मैंने टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है और उस टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके और रवि सर फिजिक्स मैनपुरी के नाम से चैनल बना है, वहाँ आप पहुँचेंगे और वहाँ पर आपको फिजिक्स का जो भी पढ़ा दिया गया है उसका पीडीएफ आपको मिलेगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और नोट्स अपना बनाते रहें। हो सके तो वीडियो के साथ साथ ही आप नोट्स बनाएं। अगर किसी कारणवश वीडियो के साथ नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पीडीएफ को देख करके नोट्स बना लें। अब हम बात करते हैं जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम क्लास 11 के 2 वीडियो बना चुके हैं। पहले वीडियो में हमने फ़िज़िक्स को कैसे पढ़ा जाए, फ़िज़िक्स में आने वाली प्रॉब्लम्स क्या हैं और फिज़िक्स का कंपटीशन में क्या रोल रहता है, ये सब डिस्कस किया था। आप उस वीडियो पर जा कर के वीडियो देख सकते हैं। कल हम लोगों ने जो वीडियो बनाया था या दूसरा वीडियो जो बनाया है जो कि बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट वीडियो में कि फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए मैथ की बहुत ज़रूरत होती है। तो मैथ की ज़रूरत है या कौन सा मैथ हमें फ़िज़िक्स में पढ़ने के लिए चाहिए, उसको हम लगातार पढ़ रहे हैं। इससे पहले लेक्चर फर्स्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया, जिसमें हमने कॉमन आइडेंटिटीज़ को पूरा किया, उसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
बाइनोमियल थ्योरम, सीरीज में एपीजीपी सीरीज को पूरा किया, और उसके साथ साथ हमने कई ज्योमेट्रिकल शेप्स जिनका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये पढ़ा, और उन्हीं को पढ़ा जिनका यूज फिजिक्स में बहुत ज़्यादा हुआ है। आज हम लेक्चर सेकंड पढ़ने वाले हैं। ये भी लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का ही है, और इस सेकंड लेक्चर में बचे हुए पोर्शन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। बचा हुआ पोर्शन हम आपको बता दें तो इस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री बची हुई है, और 11th और 12th में कैलकुलस पढ़ा जाता है। कैलकुलस में डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस को हम और पढ़ते हैं, तो उसको और हम इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये मैंने यहाँ पर बनाया है। वैसे तो आप सभी ने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि मैथ का ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है, और बच्चे इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो आप सभी ने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, और ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी के सभी आप जानते भी हैं, लेकिन यहाँ मैंने उन फॉर्मूलों को डिस्कस किया है जिनका यूज फिजिक्स में बहुत बहुत ज़्यादा हुआ है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, आप जानते हैं लेकिन फिर भी आप इनको देखें ताकि आपका रिवीजन हो सके, और ये भी पता चल सके कि आप फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो आप एंगल पहले से जानते हैं, और बहुत छोटे क्लास से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं और पढ़ते हुए। तो जब एंगल पढ़ते हैं तो एंगल को मेजर करने के लिए 2 यूनिट का यूज किया जाता है, या तो हम डिग्री का यूज करते हैं या रेडियन का यूज करते हैं। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे या रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आप लोग पहले से जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स में एंगल की जो यूनिट होती है या एंगल को मेजर करने के लिए हम रेडियन का यूज करते हैं। तो ये आपको आना भी चाहिए कि एंगल जो डिग्री में दिया गया है उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री होता है। पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, उसे लगा देंगे तो भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 पाई रेडियन इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाएगा। तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ एक मैंने ये राइट एंगल्ड ट्राइंगल बनाया है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल आप सभी जानते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री एंगल यहाँ पर मैंने ये बनाया है, और ये ट्राइंगल की जो साइड्स हैं जिनको स्पेशली राइट एंगल्ड में नाम दिया जाता है। इसको बेस के नाम से जानते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं, और इसको हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में क्या रिलेशन होता है। तो आप सभी जानते हैं कि इनका रिलेशन फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो सभी बच्चे पाइथागोरस थ्योरम पहले से जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो उसका रिवाइज कर लीजिएगा। मैं आपको बता दूं पाइथागोरस थ्योरम जो है वो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है उसमें ये कहा जाता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मींस पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड में क्या रिलेशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये मैंने एक एंगल बनाया है जो थीटा, और एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। यहाँ पर इस एंगल के टर्म्स में
इन दो साइडों में से कोई एक साइड हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं और जो फॉर्मूले बनते हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने लिखे हैं। वैसे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल में 6 होते हैं, लेकिन हमारा फिजिक्स में 3 से ही काम चल जाता है, इसलिए मैंने 3 ही यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा इक्वल्स टू, आप सभी जानते होंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया साइन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन एच। इसी तरीके से कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बी अपॉन एच लिख दिया। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो मैंने पी अपॉन बी लिख दिया। ऐसे ही आगे आपने सेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा भी पढ़ा होगा, लेकिन उनका यूज मुझे नहीं करना है, हमारा इन्हीं 3 से काम चल जाता है। इनका यूज कब करते हैं, जब एंगल और एक साइड दे रखी होती है और कोई दूसरी साइड को हम निकालते हैं। तो अगर ये आप लोगों को लर्न नहीं है तो ये लर्न आप लोग कर लें। कई तरीके की ट्रिक भी आप सीखते हैं इनको लर्न करने के लिए, उस ट्रिक का भी यूज कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री में। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अलावा कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होते हैं, तो उनमें से कुछ रिलेशन हमें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो एक रिलेशन आपका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये कई एक बार फिजिक्स में यूज हुआ है, तो आप लोग जो भी कुछ इस बोर्ड पर लिखा है वो पूरा का पूरा लर्न करेंगे। अगले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन की बात करते हैं। तो साइन ए प्लस माइनस बी, दो फॉर्मूले मैंने एक साथ लिखे हुए हैं। एक बार प्लस साइन का यूज करके आप फॉर्मूला बना सकते हैं और दूसरी बार माइनस साइन का यूज करके फॉर्मूला बना सकते हैं। मैंने दोनों फॉर्मूले एक साथ में लिख दिए हैं। तो साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी होता है। अगर यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशन, कॉस ए प्लस माइनस बी। ऐसा ही मैंने यहाँ पर भी किया, दोनों फॉर्मूले एक साथ में लिखे हैं। क्या होता है कॉस ए प्लस माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी। कहने का मतलब है कि अगर प्लस आपका आएगा तो प्लस के केस में यहाँ माइनस लिया जाएगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिया जाएगा। आप पहले से भी इसको जानते होंगे। अगला रिलेशन देखते हैं, तो साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए कॉस ए होता है। यहाँ एंगल भी हो सकता है, तो एंगल के टर्म्स में भी हम यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हैं, ये एंगल भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, cos 2a इक्वल्स टू क्या रिलेशन होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक दूसरा रिलेशन और होता है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। एक और रिलेशन cos 2a का होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इनका रिलेशन का बहुत ज़्यादा फिजिक्स में यूज हुआ है, इसलिए सभी बच्चे इनको लर्न जरूर कर लें। आगे बढ़ते हैं, tan 2a की बात करते हैं। तो tan 2a इक्वल्स टू 2 साइन ए अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए होता है। और भी रिलेशन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के जिनको आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैंने यहाँ पर वही रिलेशन लिखे हैं जिनका बहुत बहुत ज़्यादा यूज फिजिक्स में हुआ है, उन्हीं रिलेशन को मैंने यहाँ पर लिखा है। इनसे और भी ज़्यादा रिलेशंस हैं, तो उन रिलेशन को देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम के लिंक पर जा कर के PDF पर देख लें, तो इससे ज़्यादा रिलेशन आपको वहाँ मिल जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो क्वाड्रेंट भी आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं कि टोटल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, और कौन से क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस के होते हैं, कौन से माइनस के होते हैं, ये भी आप लोग जानते होंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस के होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक आपका प्लस का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot प्लस का होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एंड sec प्लस का होता है। यहाँ आप लोग क्वाड्रेंट के बारे में सभी जानते होंगे। यहाँ कुछ और मैंने फॉर्मूले लिखे हैं।
साइन 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, तो कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। कॉस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाता है, तो माइनस का साइन थीटा आता है। और साइन माइनस का थीटा किसके इक्वल हो जाता है, तो माइनस का साइन थीटा हो जाता है। और कॉस माइनस का थीटा किसके इक्वल हो जाता है, तो कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये कुछ रिलेशन मैंने बताए हैं। अभी ट्रिग्नोमेट्री में आपके कुछ फॉर्मूले बचे हैं। क्या फॉर्मूले बचे हैं कि जैसे कोई एंगल गिवन है तो एंगल पर साइन की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, तो वो पीडीएफ को आप ओपन करेंगे टेलीग्राम पर जो पड़ी हुई है, तो उसमें एक टेबल बना करके दिखाई गई है और उस टेबल में सभी की वैल्यू दे रखी है, वहाँ से आप वैल्यू लर्न कर लें। साइन और कॉस की वैल्यू तो आपको लर्न करने ही करनी है। 0 डिग्री पर क्या होगा, 30 पर क्या होगा, 45, 60, 90, 120, 150, 180, 270, 360। इन डिग्री पर साइन की वैल्यू क्या क्या होंगे, तो वो टेबल के माध्यम से आप सभी बच्चे लर्न कर लें। और टेबल को लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका यूज जैसे ही हम फिजिक्स को पढ़ना शुरू करेंगे तुरंत ही होना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को आज मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन हैं जिनका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, तो उनको मैंने यहाँ पर बताया। आप लोग इनको देख करके अपना नोट्स बना लें, या और भी जैसे टेबल यहाँ मैंने नहीं बनाई है तो टेबल के लिए टेलीग्राम लिंक पर जा करके पीडीएफ को ओपन करके वो टेबल को आप लर्न ज़रूर कर लें। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस और पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस किया और वही रिलेशन देखे थे जिनका फिजिक्स में बहुत यूज है। अब हम एक और बेसिक मैथ को पढ़ते हैं जिसको हम कैलकुलस कहते हैं। तो हम आपको बता दें कि आप लोगों के लिए ये नया मैथ है, क्योंकि इस मैथ को 10th तक नहीं पढ़ा जाता है, इसको हम 11th और 12th में मिला करके पढ़ते हैं, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं। वैसे आप प्रमोट होकर के 11th क्लास में आ गए हैं तो आपने मैथ भी पढ़ना शुरू कर दिया होगा। तो मैथ में सबसे पहले ही हम कैलकुलस को पढ़ते हैं। कैलकुलस बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक डिफरेंशियल कैलकुलस बोला जाता है, दूसरे को इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं। तो हम पहले डिफरेंशियल कैलकुलस को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस लिखा। मैंने आपको बताया ये बिल्कुल नया मैथ है आपके लिए और इसका फिजिक्स में बहुत 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 ज़्यादा यूज है। तो प्यारे बच्चों, इस कैलकुलस को समझने की कोशिश करो और समझने के साथ साथ इस कैलकुलस में जो भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को आप लर्न ज़रूर कर लें, ताकि फिजिक्स को पढ़ते समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हम अभी फॉर्मूले भी आगे लिखाएंगे। अभी हम डिफरेंशियल कैलकुलस को समझाने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस का वैसे हम आपको बता दें कि फिजिक्स में यूज कहाँ होता है, तो जितने भी फिजिक्स में फॉर्मूले डिवाइड वाले होते हैं या जहाँ हम रेट कैलकुलेट करते हैं, रेट का मीन्स आप जानते होंगे, रेट का मीन्स डिवाइड से होता है, चेंज से होता है, चेंज इन यूनिट टाइम या चेंज इन कोई भी क्वांटिटी में। तो चेंज जो होता है उसको हम रेट कहते हैं। तो चेंज के जहाँ भी फॉर्मूले हैं वहाँ हम कैलकुलस का यूज करते हैं। वैसे हम अलजेब्रा का यूज भी करते हैं, लेकिन अलजेब्रा के कंपैरिजन में कैलकुलस से अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो जो भी हमारी वैल्यू आती है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। इसलिए फिजिक्स में प्रेजेंट टाइम में हम कैलकुलस का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया जहाँ भी फॉर्मूले रेट से रिलेटेड है, कहने का मतलब डिवाइड से रिलेटेड है, वहाँ पर हम डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज करते हैं। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन की बात करते हैं कि फंक्शन किसको बोला जाता है। तो शायद पहले से आप फंक्शन को जानते होंगे, फिर भी हम आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं। फंक्शन क्या होता है, तो अगर हम ये कहें कि कोई एक क्वांटिटी, जैसे मान लीजिएगा मैंने कहा कि मेरे पास कोई क्वांटिटी बाई है और कोई क्वांटिटी बाई किसी अदर क्वांटिटी पर ऐसे डिपेंड हो, जैसे मान लीजिएगा मेरे पास कोई क्वांटिटी बाई है और बाई अदर क्वांटिटी एक्स पर डिपेंड है। तो मैंने कहा कोई क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पर ऐसे डिपेंड हो कि अदर क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज करके बाई की वैल्यू या इनिशियल क्वांटिटी की वैल्यू अगर हमें पता चल जाती है तो
इस पहली क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी का फंक्शन बोला जाता है। एक बार दोबारा से हम बता देते हैं, मैंने क्या कहा। मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास पहली क्वांटिटी y है और दूसरी क्वांटिटी x है। तो मैंने कहा y की वैल्यू x पर ऐसे डिपेंड हो कि x की वैल्यू को अगर हम चेंज कर देते हैं तो y की वैल्यू मुझे पता चल जाए कि कितनी होगी। तो हम y को x का फंक्शन कहते हैं, y को x का फंक्शन कहते हैं और इस तरीके से लिखा जाता है। y इक्वल्स टू f हमने लगाया फंक्शन के लिए और यहाँ ब्रैकेट में x लिखा है। ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये फंक्शन का साइन है और ये f लिखा हुआ, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो फंक्शन आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर हम बोल देते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पर ऐसे डिपेंड हो कि अदर क्वांटिटी की वैल्यू में चेंज करने से पहली क्वांटिटी पता चल जाए कितनी होगी, तो पहली क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी की फंक्शन बोली जाती है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ दो क्वांटिटी को लेकर के ये सिंबल बना दिया, तो y इक्वल्स टू फंक्शन x बोला जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। फंक्शन क्यों बोला गया इसका कोई भी रीजन नहीं है, इसका रीजन तो शायद हो सकता है मैथमेटिशियन जानते होंगे। हिंदी में इसको हम फलन बोलते हैं, फल के बाद में जो मिला इसलिए इसको फलन बोला जाता है। तो हिंदी में ये अर्थ है कि x में मैंने चेंज किया तो फल मुझे y मिला, तो y जो है वो किसका फल है, x का फल है, ऐसे बोल सकते हैं। खैर ये फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने एक रिलेशन लिखा और हमने कहा कि y और x में जो रिलेशन है वो किस तरीके से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो अगर हम x की वैल्यू को बदल देंगे तो y की वैल्यू भी पता चल जाएंगे। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स और इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो इक्वल टू हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर। तो y जो है वो फंक्शन किसका है, x का, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो एक रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। कोई भी रिलेशन हो सकता है, कोई भी सिंबल यूज हो सकते हैं, यह केवल हम आपको सिखाने के लिए ये मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट को समझने के लिए मैंने यहाँ एक टेबल का यूज किया है। इस टेबल की हेल्प से आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट को समझ सकते हैं और इस टेबल को बनाने के लिए हमने इसी रिलेशन का यूज किया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हम कोई भी रिलेशन यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ सपोज कर लिया कि x की वैल्यू जो है 2 है, कोई भी हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ x की वैल्यू 2 ले ली और x की वैल्यू जब 2 है तो हम x की जगह पर लगा करके y की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। तो x की जगह पर जब 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो y की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगर हम x की वैल्यू में ज़रा सा चेंज कर दें तो जो x की वैल्यू में चेंज किया है उसको मैंने डेल्टा x बोल दिया और डेल्टा x में मैंने कितना चेंज किया, तो 0.01 का चेंज किया। तो चेंज करने के बाद अब वैल्यू कितनी मिलेगी, तो x न्यू कितना हो जाएगा, तो x प्लस डेल्टा x, माइनस भी हो सकता था, यहाँ मैंने प्लस किया हुआ, इंक्रीज कर रहे हैं। प्लस किया तो प्लस करने के बाद दोनों को प्लस करने से मुझे ये मिला है। y की वैल्यू यहाँ से मैंने सॉल्व की थी तो ये मिली। फिर हम जब x न्यू की वैल्यू हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो y न्यू की वैल्यू मुझे 4.0401 मिलेगा। अगर हम देखें कि इसमें डेल्टा y कितना है, तो डेल्टा y आप यहाँ से इसमें से इसको माइनस करके पता कर सकते हैं, तो कितना मिलेगा, 0.0401 मिलेगा। और हम अगर डिवाइड करना चाहें डेल्टा y और डेल्टा x का, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x अगर हम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4.01 मिलेगा। इसी तरीके से अब मैंने चेंज जो है डेल्टा x जो लिया है वो 0.001 लिया है। तो 0.001 लेकर के हमने इसी तरीके से बिल्कुल ऊपर के तरीके से सॉल्व करते चले आए, तो देखा डेल्टा y की वैल्यू 0.004001 होता है। फिर हमने इस केस में डिवाइड किया तो देखा डेल्टा y
अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो 4.00 बन के इक्वल आता है। ऐसे ही आगे मैंने फिर उसको बढ़ाया और डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो 0.00 बन लिया है। तो इस केस में मैंने देखा कि डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स जो है वो 4.000 होता है। तो इस टेबल को देखने से आपको ये पता चल रहा है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जितनी कम ली जाएगी उतना ही डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा एक्स ओल्ड वैल्यू के करीब होता चला जाएगा, एक फिक्स वैल्यू के करीब होता चला जा रहा है। यहाँ आप इन वैल्यू को ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स जितना हम कम लेंगे उतना ही डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू के करीब होती चली जाती है। तो इस केस में हम डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स जब ओल्ड वैल्यू के करीब हो जाता है तो इसी को हम एक लिमिट वैल्यू बोलते हैं, और उस केस में डेल्टा एक्स की जो वैल्यू होती है उसको लिमिट के नाम से जाना जाता है। और जब लिमिट वैल्यू मुझे मिल जाती है तो इसी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को डी बाई अपॉन डी एक्स लिख दिया जाता है, और इस डी बाई अपॉन डी एक्स को ही हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। इसी को हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलते हैं। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू को ही कैलकुलस में किस नाम से जाना जाता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। और कैसे पढ़ते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर किसी क्वांटिटी में चेंज होता चला जाता है तो चेंज जितना कम करते हैं तो चेंज होने के बाद में जो न्यू वैल्यू मिलती है वो एक फिक्स वैल्यू के बहुत ही करीब होती है। इसलिए हम इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू को 3 लेकर के सॉल्व करते हैं तो देखेंगे कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू जो है वो 6 के करीब आती है, 6 के करीब आती है। और इस तरीके से आप ये देखते हैं कि जो आपका अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो आपने देखा कि डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। यहाँ देखो अगर हम x की जगह पर 2 लगा देते हैं तो देखो 4 के इक्वल आ जाएगा, और अगर 2x की जगह पर 3 लगा देंगे तो वो 6 के इक्वल आ जाएगा। तो एक कैलकुलस में, डिफरेंशियल कैलकुलस में एक फॉर्मूला मुझे मिला कि अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हुआ है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर तो इस केस में उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा वो आपका डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो 2x के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला मिला। इसी तरीके से हमें और भी फॉर्मूले मिलेंगे जो हम लिखने वाले हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को लर्न करने हैं और इन्हीं की ज़रूरत है। टेबल तो एक सिखाने का मीडियम था, और जब फिज़िक्स के टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कैलकुलस का यहाँ इस प्रॉब्लम में यूज क्यों किया गया। फिर भी मैंने टेबल की हेल्प से आपको थोड़ा सा सिखाने की कोशिश की, और मैंने आपको ये भी बताया है कि डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज फिज़िक्स में उस प्रॉब्लम में होगा जहाँ फार्मूला डिवाइड के लिए होगा या रेट के लिए यूज किया जाता है। रेट का मतलब ही डिवाइड से होता है। यहाँ कुछ फार्मूले हैं जो आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे कि अगर y की वैल्यू x टू द पावर n है तो उसका dy ओवर dx कितना हो जाएगा, तो n x n माइनस 1 हो जाएगा। ये आपको लर्न करना है। ऐसे ही साइन x का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx क्या होता है, तो cos x होता है। cos x का माइनस का साइन x होता है। tan x का sec स्क्वायर x होता है। cot x का माइनस का कोसेक स्क्वायर x होता है।
सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, कोसेक एक्स का माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स होता है, लॉग एक्स लॉग का बेस यहाँ पर ई होता है, लॉग एक्स का 1/x होता है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हम 11th में पढ़ते हैं। तो e टू द पावर x का डेरिवेशन जो है डेरिवेशन बेटे dy/dx जो है वो e टू द पावर x होता है। ये आपको सभी के सभी लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इनका यूज फिजिक्स में कई एक जगह अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टॉपिक में हुआ। इसके अलावा कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जैसे d/dx c/, इसमें c कांस्टेंट है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, c को पहले लिख सकते हैं, dy/dx लिखा जा सकता है। इसी तरीके से d/dx dy पढ़ लो या d/ पढ़ लो या ओवर पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यू भी, यहाँ दो वेरिएबल है और दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्रोडक्ट के केस में ये किसके इक्वल होगा, तो u dv/dx प्लस v du/dx। कहने का मतलब पहला वेरिएबल ऐसे का ऐसा ही लिख दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस दूसरा ऐसे ही लिख दिया, पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। इसी तरीके से एक डिवाइड के लिए और फॉर्मूला है कि d/dx u/v। डिवाइड अगर हो रहा है तो हम कैसे डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो v du/dx माइनस u dv/dx अपॉन v स्क्वायर है। ये डिवाइड का है, ये भी आपको लर्न करना है। इसके साथ साथ dy/dx को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/du/dx। तो ये फॉर्मूले जो हैं वो आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले डिफरेंशियल कैलकुलस के हैं। हम थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं ताकि आप सभी पूरा बोर्ड देख सकें और उसमें जो भी फॉर्मूले हैं उनको नोट कर सकें। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, बचा हुआ कैलकुलस का पोर्शन जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।